सकूं क्या? उपनिवेशवाद का मतलब यह है कि यह शब्द इस तरह से आपने सुना होगा कि ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत यह ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश था। क्या अर्थ? भारत पर अमल करने वाला राजकीय सत्ता थी ब्रिटिश की सरकार, ब्रिटेन की रानी, उसकी सरकार। और भारतीय लोगों पर ब्रिटेन की सरकार का अमल चलता था और अपने फायदे के लिए भारतीय भूमि में स्थित जो विभिन्न संसाधन है उनका उपयोग करती थी। यानी कि भारत का इस्तेमाल एक उपनिवेश के तरह ब्रिटेन की सरकार ने किया। तो उपनिवेशवाद का मतलब है ब्रिटेन जैसी महासत्ताएं अन्य शक्तिशाली देशों पर अमल करती है और उन देशों के भूभाग के अंतर्गत जो संसाधन है, उन सारे संसाधनों का उपयोग उस देश की भलाई के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि ब्रिटेन की, मतलब जो साम्राज्य वाला देश है उस देश की भलाई के लिए क्या उपनिवेशित देश का उपयोग किया जाता है। क्या ये पूरे सोच कर ध्यान के उपनिवेशवाद का उपयोग करना। आप लोगों को उपनिवेशवाद का मतलब समझ में आया गा? हेलो हेलो। हाँ, वंस अगेन मैं दोहरा रही हूँ, प्रिया पाल लेट आई है उसके लिए। क्या हम प्रिया, ये जो है ना, मध्ययुगीन काल के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बात की जा रही है कि मध्ययुगीन काल के दौरान उपनिवेशवाद के नियम और अरब और पश्चिमी एशिया के हमले के दौरान धनी देश भारत को कई बार लूटा था। क्या तो ये जब लूटा है भारत देश को, क्या वो क्या कुछ विदेशी सत्ताएं जो भारत में आई, चाहे वो अलेक्जेंडर हो या वो मोहम्मद गजनी हो, या ये सब लोग भारत में आए और वो केवल इसी मकसद के साथ आए कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लूट कर अपने फायदे के लिए इस तो अर्थात उपनिवेशवाद का मतलब ये है कि किसी अपने खुद के देश के अलावा दूसरे देश के संसाधनों को अपने फायदे के लिए, अपने देश के फायदे के लिए इस्तेमाल करना, सोच समझ कर इस्तेमाल करना, कि दूसरे देश की लूट करनी है, या चाहे वो लूट अलेक्जेंडर जैसे या सिकंदर जिसको बोलते हैं, वो सिकंदर बादशाह ने की, आके लूट के चला गया।
गजनी ने की, आके लूट के चला गया, या ब्रिटेन सरकार ने की। वो आके लूट के चले नहीं गए, आके बस गए और पीढ़ियों तक लूटते रहे। या अर्थात ये जो सारे अपने भारतीय अर्थव्यवस्था का जो इतिहास है, इस तरह का उपनिवेशवाद की विचारधारा की हम शिकार हो गए थे, है ना। तो उसके कारण जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन यशस्वी रीति से पूरा होने के बाद हुआ क्या, भारत तो स्वतंत्र हो गया 1947 में, 1947 में। लेकिन अब जो अग्रणी नेता लोग थे, क्या उनके किस तरह की भारतीय जनता खड़ी थी, ये येलो में दिखाया है। वैसे ही आप ये जरा ये येलो में हाईलाइट किया हुआ ये वाक्य है, वो पढ़ेंगी प्लीज। जी मिस। मध्ययुगीन मुझे आवाज नहीं आ रही है वैदेही, ये सब आ रही है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। ये सब आ रही है। हेलो हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, मेरा माइक, अरे मेरा माइक निकल गया था लैपटॉप से। पढ़ो मिस। आई एम सॉरी मेरी। हाँ, हेलो। हाँ, आवाज आ रही है मेरी बराबर। जी मिस। हाँ, सी ये सुनिए, यहाँ पर जो येलो कलर का वाक्य है, हाँ, वो येलो कलर का वाक्य ऐसा है कि स्वतंत्रता आंदोलन खत्म हो गया, 1947 में भारत को आज़ादी भी मिल गई। और तब भारतीय अर्थव्यवस्था किस हालत में उपलब्ध थी अपने विभिन्न नेताओं के सामने, है? तो वो अर्थव्यवस्था का वर्णन इस येलो कलर के हाईलाइट किए हुए वाक्य में किया है। वैदेही से मेरी दरख्वास्त है कि आप कृपया वह येलो कलर का हाईलाइटेड जो वाक्य है वो पढ़िएगा। मिस। स्वतंत्रता सेनानियों के सामने साक्षात्कार, शहरी हुई और स्वास्थ्य सुविधा अभाव। साक्षात्कार है या शब्द ढंग से पढ़ो भाई। साक्षरता। हाँ, आप समझ के सोच के पढ़ना, कुछ भी ऊपर ऊपर मत पढ़ना। हाँ प्लीज, सबको है ये। मैं ये आपकी पढ़ने की जो आदतें है ना, इसको जानने के लिए और उसको मोड़ने के लिए आपको बोलती हूँ, बीच में बोलूंगी, हाँ तू ये पढ़, तू ये पढ़। ओके, या प्लीज पढ़िए ढंग से, पहले शुरुआत से। स्वतंत्रता सेनानियों। तो आधा पढ़। स्वतंत्रता सेनानियों के सामने साक्षरता, शहरी हुई और स्वास्थ्य सुविधा अभाव, आर्थिक वृद्धि में नकारात्मक दर के साथ पीड़ित अर्थव्यवस्था को संवारने की चुनौती खड़ी थी। या सी, अभी आपने समझा होगा कि उपनिवेशवाद का जो सही सही अर्थ है कि एक देश दूसरे देश को अंकित कर देता है, अमल कर देता है, और उस पीड़ित देश का उपयोग केवल अपने खुद के देश के भलाई के लिए करता। आर्थिक संसाधनों के, भारत के आर्थिक संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के क्या बोलते हैं, ब्रिटेन के आर्थिक उन्नति के लिए किया गया, न कि भारत। इसलिए
आपको दिखता है कि स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था यह एक अत्यंत दुर्बल ऐसी अर्थव्यवस्था थी। उस दुर्बल अर्थव्यवस्था के यहाँ पर 4 प्रमुख वैशिष्ट्य थे। वो है साक्षरता का अभाव, लोग ज्यादातर निरक्षर थे स्वतंत्रता के बाद। फिर है शहरी होड़, शहरों में होड़ होती थी और शहर की तरफ जाने वालों की भी होड़ थी। गांव में रोजगार थे नहीं, स्वास्थ्य सुविधाओं का तो अभाव था बंबई जैसे शहरों में भी, क्या, और आर्थिक वृद्धि में नकारात्मक दर। ये 4 प्रमुख वैशिष्ट्य हमें स्वतंत्रता आंदोलन खत्म होने के बाद, भारत को आजादी मिलने के तुरंत बाद जो अर्थव्यवस्था हमें मिली थी स्वतंत्र भारत के नागरिकों के हाथ में, ये जो है आपको हाथ सौंप दिया, इसका जो चाहिए करो या डूब मरो, है? तो वो अर्थव्यवस्था की हालत ऐसी थी। सी, ये बात समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको टॉपिक क्या दिया है 1991 के पूर्व की अर्थव्यवस्था के वैशिष्ट्य, और यहाँ पे ये 1991 के बाद का पूर्व यानी के कितना पूर्व ये बताया नहीं है। तो हमने मध्ययुगीन काल से शुरुआत की और एक परिच्छेद में ही हम भारत की आजादी तक आ गए। क्या मध्ययुगीन काल से लेकर भारत की आजादी के लगभग 350 सालों में, 350 से भी ज्यादा सालों में क्या हुआ, इसका हमने क्या नतीजा हुआ, ये हमने 2-3 वाक्यों में स्पष्ट किया। इज दैट क्लियर विथ यू गर्ल्स? हाँ, क्या? ओके, आंसर मी यस और नो। प्रिया पाल, आप सुन रही है या नहीं सुन रही है? सुन रहे। हाँ, तो जब मैं बीच में सवाल करती हूँ तो माइक खोल के जवाब देना है, ताकि आप लोग ध्यान से सुन रहे हो, इसके ऊपर मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी ये मानने में। क्या हम रेगुलर क्लास में मिलते तो मैं एक एक के नज़र में देख के पूछूंगी ना कि समझा कि नहीं समझा, कहाँ पे है तू, क्या? तो यहाँ पे मुझे इस तरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, प्लीज़ सहयोग दीजिए, वो आपके ही फायदे की बात है कि आप जो क्लास में आता है वो वाकई में क्लास में होता है, उसका इंटरनेट का कनेक्शन ज़ाया नहीं होता है। वो फोन पे लगी रही छात्र जो है वो सच में कुछ न कुछ अंदर ज्ञान प्राप्त कर रही है, जानकारी प्राप्त कर रही है। ठीक है? हाँ, तो अभी देखिए, अभी हम सीधे आएंगे 1960 के दशक में। पहले देखिए, महाराष्ट्र राज्य की स्थापना किस तरह से हुई है, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। और आप देखेंगे कि महाराष्ट्र राज्य की स्थापना ना, ये देखिए इधर 1 मई 1960 को की, 1 मई 1960। उससे पहले भारतीय इतिहास में महाराष्ट्र राज्य नाम की कोई बात थी नहीं, क्या भौगोलिक इलाका था। तो ब्रिटिशों के जमाने में क्या हालचाल था अपने, आज हम जिसे महाराष्ट्र बोलते हैं उसका, वो देखिए। ब्रिटिशों के जमाने में बंबई राज्य था, और ये बंबई राज्य जो था ना, यहाँ पर
मराठी, गुजराती, कच्छी और कोंकणी, ये 4 भाषाएं बोली जाती थी। और बम्बई इलाका जो स्वतंत्रता पूर्व काल में होता था, वहाँ पे बम्बई इलाके में गुजरात के अहमदाबाद, बड़ौदा, ये जो शहर है वो भी बम्बई इलाके में आते थे। या तो जाहिर है जब 1956 में भारत सरकार ने एक राज्यों के पुनर्गठन का अधिनियम बनाया। राज्यों का पुनर्गठन यानी कि क्या, कि जो भारत में विभिन्न राज्य है, क्या ब्रिटेन सरकार ने बनाए हुए, ब्रिटेन की सरकार ने बनाए हुए उन राज्यों को पुनर्गठित किया जाए। पुनर्गठित नहीं, आई एम सॉरी, पुनर्गठित। उन्हें उनकी पुनर्रचना भौगोलिक स्तर पर की जाए। यानी कि जो बम्बई इलाका पूरा ब्रिटेन की सरकार ने बनाया था, उसमें आज के तारीख के गोवा राज्य तो पोर्तुगीजों के हाथ में था, तो गोवा तो नहीं, लेकिन कर्नाटक के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र पूरा, अधिक गुजरात और मध्य प्रदेश के भी कुछ जिले, इतना बड़ा बम्बई इलाका स्वतंत्रता के पहले था। क्या? और ये देखा गया कि इन इलाकों में लोग कन्नड़, मराठी, कोंकणी एवं गुजराती एवं हिंदी ऐसी विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। क्या? तो भारत की सरकार ने सरदार पटेल जी जो गृह मंत्री थे उस वक्त, उनके व्हाट यू कॉल उनके नेतृत्व के तहत यह अधिनियम बनाया कि भारतीय भौगोलिक क्षेत्र का की जो रचना ब्रिटेन के सरकार ने की है विभिन्न इलाकों में, मद्रास इलाका, कलकत्ता इलाका, बम्बई इलाका, मध्य प्रदेश का इलाका, और फिर उत्तर भारत का इलाका, ऐसे जो इलाके बनाए थे, और उन इलाकों में कई सारे प्रकार के लोग हैं, क्या, और वो इलाके बड़े बड़े हैं। तो ये बड़े बड़े इलाके और ऊपर से लोगों की भाषा अलग होने पर जो किसी गुजरात के छोटे गांव में रहने वाला इंसान है, उसे कोशिश कीजिए सोचने की 1956 के दौरान जब उतनी ट्रेनें नहीं थी, उतने रास्ते ज्यादा थे नहीं, बिजली थी नहीं, या तो और टेलीफोन तो थे ही नहीं। गांव में टेलीफोन कहाँ थे 1956 में? बहुत ही कोई भयंकर अमीर होगा और राजकीय नेता होगा तो ही फोन रहेगा। क्या? तो ऐसे समय में कोई बम्बई इलाके के अंतिम गांव जो समझो गुजरात में है, उस गांव के किसान को अपनी अर्जी देने के लिए कितना लंबा आना पड़ता था, और वो आएगा भी बम्बई तो उसकी भाषा तो अलग, सरकार की भाषा अलग, लोगों की भाषा अलग। क्या? तो ये जो लोगों की पीड़ाएं खत्म करना, उनकी जिंदगी को संवारना, ये मकसद आजादी के बाद की भारत सरकार का था। इसके बिल्कुल उल्टा उद्देश्य ब्रिटेन की सरकार का था। ब्रिटेन की सरकार का उद्देश्य क्या था? उपनिवेश है भारत हमारा, इस्तेमाल करो, जो जो संसाधन है भारत में उपलब्ध, उनका उपयोग अपने देश के फायदे के लिए करो, और ये भारत की जनता जैसी है, जैसी हो जाती है,
उनकी हालात पर उनको छोड़ो, उनसे टैक्स वसूल करो, लगान वसूल करो, क्या, और उनके फायदे के लिए हमारी सरकार नहीं चल रही है। ये नजरिया ब्रिटेन की सरकार का था, या लेकिन भारत सरकार का नजरिया तो भारत के लोगों को अधिक स्वास्थ्यकारी, अधिक समृद्ध, अच्छा जीवन देना ये था। हाँ, इसलिए फिर 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का नियम बनाया गया। क्या, तो बंबई राज्य, मैं अभी ये परिच्छेद पढ़ रही हूँ, सब देख रहे हैं ना? हाँ, अभी तक की बात समझ में आई? जो पृष्ठभूमि मैंने की है वो समझ में आई? हम अभी महाराष्ट्र की राज्य की स्थापना हुई इस पर भी नहीं आए हैं। हाँ, क्या, मैंने आपको केवल महाराष्ट्र जैसे राज्य अचानक 1947 में स्वतंत्रता मिली है और अचानक 1960 में क्यों बनाए गए, या तो 1947 से लेके 1956 तक, 56 तक 9 साल बीत गए भारत की सरकारों को ये समझने के लिए कि ब्रिटिशों की सरकारों ने जो विभिन्न इलाकों में उनके आ, आ, आसानी के लिए रचना की है या विभाजन किया है, उससे हमारी देश की आम जनता का महत्तम फायदा है नहीं, है? और हमारी देश की जनता को लोक सत्तात्मक पद्धति से कारोबार चलाने वाली राज्य की सरकारें भी मिलनी चाहिए, और अर्थात इसलिए राज्य जो होगा उनका, या उसमें उनके लिए अपनापन भाषा के रूप में जो होता है अक्सर, वो होना चाहिए, ताकि अत्यंत अविकसित गांव का सबसे गरीब किसान, गांधी जी के शब्दों में अंत्योदय, सबसे अंतिम गरीब इंसान, जिसके उदय के लिए भारत सरकार ने काम करने का ध्येय रखा है स्वतंत्रता के बाद, क्या, तो ऐसे अंतिम किसान के लिए भी यह संभव हो सके कि वो एक छोटे से कागज पर अर्जी लिख के अपनी सरकार के पास भेज सके, और वो जिस भाषा में खुद लिखने नहीं आता है, डाकिया जो होता है, गांव का डाकिया अक्सर आजादी के बाद, निरक्षरता बहुत थी ना अपने देश में, तो अक्सर वो डाकिया चिट्ठी लिखने का भी काम करता था। आपने देखा होगा ना हिंदी पिक्चर्स में? हाँ, देखा होगा ना? हाँ, हाँ, तो ये बात झूठ नहीं है, ये बात सही है, या कि डाकिया इस तरह के काम करते थे क्योंकि शायद वो गांव के केवल एकमात्र साक्षर इंसान होंगे जो हफ्ते में 2 बार ही आते हैं डाक देने के लिए और डाक लेकर जाने के लिए, और लोग वो 2 दिन इंतजार करेंगे कि डाकिया आएगा और मैं ये चिट्ठी लिख सकूंगी। ओके, तो पॉइंट इज, इस तरह से जब लोगों के हित के लिए काम करना यह निश्चित हो गया था, ये समझ में आया 9 साल के अंतर्गत कि ब्रिटेन के सरकार ने किए हुए इलाकों की पुनर्रचना करनी चाहिए। उन्हें इलाकों के बजाय बोलना चाहिए राज्य, और इन राज्यों की रचना, प्रांत जो है ब्रिटेन के इलाके, प्रांत, उनकी पुनर्रचना, उनका पुनर्गठन लोग उस भौगोलिक क्षेत्र में
अधिक लोग जो भाषा बोलते हैं उसके आधार पर करना है। या तो ये मकसद होने के कारण फिर 1956 में अधिनियम बनाया। अधिनियम बनाया कि राज्यों का पुनर्गठन करना है। देखिए, राज्यों के पुनर्गठन का अधिनियम बनाया गया। उसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया? विभिन्न क्षेत्रों में बना था देश, जहां विभिन्न भाषाओं की बोली इस्तेमाल में की जाती थी। तो बंबई राज्य जो है वो मराठी, गुजराती, कच्ची, कोंकणी, इन भाषा के लोग साथ में रहते थे। बंबई में नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला, वो इलाका पूरा गुजरात तक चलता था, महाराष्ट्र समूचा, थोड़ा सा हिस्सा ये जो बेलगांव वगैरह है ना कर्नाटक का, वो भी थोड़ा बहुत हिस्सा, मध्य प्रदेश का एकदम छोटा सा हिस्सा वो भी। तो ये जो पूरा इतना बड़ा इलाका है क्या, तो ये तय किया गया कि भाषा के अनुसार पुनर्रचित किया जाए। तो संयुक्त महाराष्ट्र समिति नाम का एक आंदोलन शुरू हो गया। उन आंदोलनकर्ताओं ने कहा कि मुंबई राज्य को 2 राज्य में विभाजित किया जाए। ओके, और मुंबई राज्य को महाराष्ट्र में और गुजरात ऐसे 2 क्षेत्रों में विभाजित कीजिए, क्योंकि इन 2 क्षेत्रों की भाषा अलग है। क्या? तो मुंबई राज्य ऐसे क्षेत्रों से बना है जहां एक क्षेत्र के लोग मुख्यतः गुजराती और कच्ची भाषिक थे। आप जानती है, महाराष्ट्र के बाहर जब आप जाती है वापी की तरफ, तो गुजराती ही बोलते हैं लोग। क्या? लेकिन आप जब महाराष्ट्र में होती है, डहाणू जिले में होती है, तब लोग मराठी बोलते हैं गांव के। या और महाराष्ट्र में अगर आप कोंकण की तरफ जाओगे ना, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, मालवण, ऐसे इलाकों में जाओगे, कोंकणी बात करते हैं, लेकिन कोंकणी मराठी के जैसे ही है। वो लोग मराठी जो लिपि में लिखते हैं ना, देवनागरी हिंदी की तरह, उसी लिपि में कोंकणी भी लिखी जाती है। और कोंकणी जो लोग बात करते हैं ना, जिन्हें मराठी समझती है, उन्हें कोंकणी जरूर समझ में आएगी। तो मैं खुद एक ऐसी लड़की हूँ जो मराठी स्कूल में पढ़ी है। मेरे माता पिता मराठी है। हाँ, आ गई किताबुल, वेरी गुड, सिंसियर गर्ल। किताबुल आ गई, वेरी नाइस। यस मिस। या वेरी नाइस, एकदम टाइम पे आ गई यार, 10:45 को आ गई अंदर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। या हाँ, चलो, तो क्या है यहाँ पर कि कोंकणी जो भाषा है वो बहुत मराठी के करीब की है। अतः महाराष्ट्र के स्थापना करते वक्त कोंकणी बोलने वाला जो बहुसंख्य लोगों का जिला है सिंधुदुर्ग, उस जिले में, सिंधुदुर्ग जिला यानी कि कौन सा, कहाँ पे मैं बताऊंगी। आपने रत्नागिरी नाम सुना है? हेलो। हाँ मिस। हाँ, तो रत्नागिरी जिले का प्रमुख केंद्र है। और आपने मालवण या क्या बोलते हैं, मालवण शहर, या आपने सावंतवाड़ी शहर का नाम सुना है? गौरी पालके, आपने सावंतवाड़ी शहर का नाम सुना है? आपका नाम से तो लग रहा है कि आप मराठी हो। हाँ, तो सावंतवाड़ी शहर का नाम सुना है क्या आपने?
हाँ, तो सावंतवाड़ी यह एक शहर है महाराष्ट्र में और वो आता है सिंधुदुर्ग जिले में। सिंधुदुर्ग उसका नया नाम है क्या? पहले उसका नाम मालवण होता था और उस मालवण इलाके के जो लोग हैं क्या, वो मालवण इलाका आज का जो गोवा है ना अपना, उसके एकदम बाजू में। इट्स लाइक महाराष्ट्र खत्म होता है सावंतवाड़ी जिले के एक जंगल खत्म होने पर, या वो जंगल के एक पार गोवा है और एक पार है महाराष्ट्र। तो गोवा और सावंतवाड़ी पास पास है ना, समेटे हुए एक दूसरे को। तो सावंतवाड़ी मालवण इस इलाके के लोग ज्यादातर घर में अपने मालवणी कोंकणी भाषा बोलते हैं और गोवा के लोगों की कोंकणी थोड़ी और अलग है क्या? तो इस तरह से कोंकणी बोलने वाला जो इलाका था वो भी महाराष्ट्र में जोड़ा गया 1960 में। तो इस तरह से 25 अप्रैल 1960 को भारतीय संसद समिति द्वारा अधिनियमित किए बॉम्बे पुनर्गठन नियम के अनुसार ये जो संयुक्त महाराष्ट्र समिति का आंदोलन था, इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन 1 मई 1960 को किया गया। तो 1 मई 1960 को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और 105 मौतें होने के बाद 105 लोग महाराष्ट्र को बनाने के लिए 1956 और 1960 के बीच के 4 सालों में मर गए। उन्होंने बलिदान दिया है। अलग मराठी भाषा के राज्य का निर्माण हुआ है। और आप कहोगे ऐसे क्यों 105 लोग मरे, क्यों? जब ये संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन चला ना, तब ये संयुक्त महाराष्ट्र क्यों, ये संयुक्त शब्द क्यों, ये जानिए। बंबई में बहुसंख्यक लोग तो मराठी थे, उस वक्त मराठी बोलने वाले थे। हाँ, लेकिन जो अमीर लोग थे वो ज्यादातर गुजराती और पारसी लोग थे। सॉरी, मुझे कुछ फोन आ रहा था, इसके लिए नेटवर्क कट। वो लोग कहते थे कि बम्बई को महाराष्ट्र में मत डालो, बम्बई को गुजरात में डालो। तो मराठी बहुल लोगों ने ये आंदोलन छेड़ा कि महाराष्ट्र के सहित बम्बई, यानी कि संयुक्त महाराष्ट्र, बम्बई से संयुक्त महाराष्ट्र, ऐसे राज्य की निर्मित करो। इसलिए उस आंदोलन को संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन कहा जाता है। और केवल इसके लिए बम्बई का समावेश महाराष्ट्र में किया गया, क्योंकि भौगोलिक रूप से गुजरात से तो दूर है ना, और जनसंख्या का अगर जिक्र किया जाए तो उस वक्त भी मराठी बोलने वालों की आबादी ज्यादा थी बम्बई में। और उस अधिनियम को तो केंद्र सरकार ठुकरा नहीं सकती है, लेकिन बहुत कड़ी लड़ाई संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के लोगों को करनी पड़ी कि बम्बई का समावेश महाराष्ट्र राज्य में हो जाए, गुजरात में नहीं। तो वो आंदोलन 3-4 साल चला और उसके दौरान 105 लोग मारे गए।
लाठीचार्ज हुआ होगा, गोलियां चली है, लोग लोग क्या आंदोलन कर रहे हैं ना, तो उस वक्त आंदोलकों पर काबू पाने के लिए कभी गोलियां चली है, कभी लोगों को हिरासत में डाला गया है क्या, और कभी लोग मर गए हैं क्योंकि वो लाठी चार्ज के दौरान लोग मर गए हैं। 105 लोगों की मौतें है, तो 105 लोग छोटी बात नहीं है। 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर बहुत बड़ी बात है। एंड आप सब लोग बंबई में रहती है ना, है ना गर्ल्स? आप बंबई में रहती है ना? कविता तो अभी फिलहाल तो बंबई में है नहीं, हाँ लेकिन वो तो है तो बंबई की, इसके लिए बंबई के कॉलेज में है। हाँ आप कभी शिवाजी पार्क गए हो बंबई में? मिस। नहीं गए हो? कभी भी नहीं गए शिवाजी पार्क? नहीं मिस, मैं भी नहीं गई हूँ। आप कहाँ पे रहती है किताबुल? मिस वर्ली। वर्ली में? गौरी कहाँ पे रहती है आप? हेलो। हाँ गौरी, आप रहती कहाँ पे है? हाँ हेलो, आप रहती कहाँ पे है गौरी? प्रिया पाल, कविता और वैदेही, आप भी कहाँ पे रहती है जरा बताइए। मुंबई सेंट्रल। कविता ठाकुर द्वार में वैदेही रहती है। प्रिया कहाँ पे रहती है? हेलो गर्ल्स, आई एम सॉरी, मेरा कंप्यूटर अचानक मतलब वो बैटरी लो हो गई थी, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा मैंने उसको ऑन करके रखा था, अभी मैं फोन पे हूँ। हाँ, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? हाँ हाँ तो हाँ मिस, आवाज सुनाई दे रहा है। क्या है कि हाँ सी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया आज, मुझे लगा कि मैंने हमेशा की तरह लैपटॉप के लिए चार्जिंग ऑन कर दिया है, वो मैंने ऑन नहीं किया था, इसके लिए वो उसका चार्ज खत्म हो गया तो वो सीधा क्या बोलते हैं ना ऑफ हो गया। या सी द पॉइंट इज, मैं आपको पूछ रही थी कि आप कहाँ पे रहते हो, वो केवल इसके लिए कि आपको बम्बई शहर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, और आप शायद जानती है कि मुंबई में शिवाजी पार्क नाम का इलाका है क्या? इस इलाके का जिक्र मैंने केवल इसके लिए किया क्योंकि एक तो मैं अभी इस वक्त शिवाजी पार्क इलाके में मौजूद हूँ। शिवाजी पार्क इलाके में मेरा मायका है और मैं पिछले 3 महीनों से मायके में रह रही हूँ क्योंकि मेरे पिताजी का देहांत हो गया और मैं डोंबिवली में अकेले ही रहती हूँ और मुझे इस वक्त डोंबिवली में भी बहुत कोरोना के नखरे हैं और ऐसा पिताजी गुजर जाने के बाद माँ को मैं यहाँ पे ऐसे छोड़ के जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मैं भी तो वहाँ पे अकेले ही रहती हूँ, तो मैं कुछ दिनों के लिए और मैं यहीं पे रहूंगी। तो शिवाजी पार्क तो मेरा शिवाजी पार्क है और इस शिवाजी पार्क में संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन बहुत ही मतलब तीव्रता से चला है।
या और इस तीव्रता से चलने वाले आंदोलन के कारण आपको दिखता है कि शिवाजी पार्क इलाके में वो आंदोलन छेड़ा गया एंड ऐसा ये है कि इस तरह से 1960 में महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हो गई है क्या। तो आपका अभी क्लास खत्म होने जा रहा है। आपका क्लास अभी वापस मेरी क्लास कब होती है? मंडे को होती है या कल होती है? नहीं, संडे को, सैटरडे को है ना अपनी क्लास? हाँ, हेलो हेलो हेलो, अपनी क्लास वापस सैटरडे है ना? हाँ हाँ, हाँ तो सैटरडे की क्लास में सब लोग प्लीज टाइम पे आना। मैं जनरली 9:50 से क्लास खोल के रखती हूँ। वो जो लिंक है ना उसमें मैं ज्वाइन कर देती हूँ, तो आपको आने में वगैरह दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? और किताबुल, आपकी समस्या मैं समझ गई हूँ। आप क्लास में एक बार एंटर करके रखो और फिर मुझे आज जैसे आपने बताया ना वैसे बताकर चली जाओ, और जब आपके भाई का क्लास खत्म होता है तो वापस चली आना। हाँ, कोई बात ओके ओके मिस, या थैंक यू। या ओके, आप लोग अभी जा सकती है क्योंकि आपको दूसरा क्लास है और मुझे भी दूसरा क्लास है। बाय। ओके।